हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, ये लूसेंट की पूरी सीरीज मैं इसमें कराऊंगा। ये पार्ट 1 है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत आज हम देखते हैं और देखते हैं इसमें भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। अच्छा, आक्रमण क्यों किया मोहम्मद बिन कासिम ने? ऐसा हुआ था कि एक बार अरबों ने सिंध पर से 712 ईस्वी में विजय पाई थी। ठीक है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, अब हम बात करेंगे महमूद गजनी की। महमूद गजनी अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिस्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उससे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी का भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा की सहायता करने के कारण अहिनवाड़ा के शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अब अगला मुगल शासक होगा मोहम्मद गौरी। गौरी महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में हुआ। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, पहला युद्ध जो था तराइन का पहला युद्ध था 1991 में हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें गौरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई। अब आ जाएंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल में गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं
अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया, यानी इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। अब इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल चलवाया। एकता प्रणाली चलवाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्क ए चेहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन हुआ। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकुनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुलह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया के मालिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया गया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसी को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए।